हेलो 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 भाई, मेरी स्वीट वॉइस सुना है क्या? मना आ जाओ फटाफट से। आओ आओ, सर्वर यूट्यूब बना उड़ेगा, मेरा क्यों उड़ेगा लगता है। वेलकम सर, वेलकम भाई, वेलकम विनय कुमार। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ की जमानु भीषण गर्मी का मैं फिर तो स्वागत करो। सुना तो के अंदर आ जाओ फटाफट से। हाँ लेट तो हो गया यार, 1 मिनट लेट हो इतना तो है अभी को नहीं, 2 मिनट लेट मानो। आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों की आने वाले समय के अंदर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है। अभी आप लोगों के पीएमटी चलने लग रहे हैं, ठीक है। और साथ के साथ जैसे आपके समझ लो आप लोगों का पेपर है जो रिटन एग्जामिनेशन है वो तारानु समझ लो अगस्त का महीना का में होना संभावित है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भाई मैंने हर संडे को है एक फ्री मॉक टेस्ट है आयोजित करने का सोचा है कि अब जितने भी संडे आएंगे ना, हर एक संडे को एक फ्री मॉक टेस्ट अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट उधर आपका डाला जाएगा, ठीक है। और जो भी साथी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के मेंस की तैयारी करने लग रहे हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो भी तैयारी करने लग रहे हैं वो साथी इस मॉक टेस्ट को जरूर लगाना भाई, ठीक है। साथ में मैं आपके लिए आज की क्लास के अंदर जो भी अभी एचसीएस का पेपर होया था, इसके अंदर आज ही था एचसीएस का पेपर, इसके अंदर जो ऐसे आपका जो सीईटी प्री होया था उसके अंदर जो हरियाणा जीके के प्रश्नों का लेवल था ना, उसी लेवल के हरियाणा जीके के प्रश्न इसके अंदर आए हैं। तो आप इनका भी सॉल्यूशन करेंगे। 11 से 12 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके हो सकता है कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, तो आप लोगों के एकदम पंखे ना फटे, तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को भी निपटाने का काम करेंगे जो कि आज के पेपर के अंदर आए थे। पहले आज का जो मॉक टेस्ट हुआ था संडे का, उसका एनालिसिस देख लो ताकि आपको पता लग जाएगा कितने बच्चे आपसे आगे हैं कितने आपसे पीछे, उसका कंपटीशन पता लग जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है भाई। भाई देखो जिसका बुक की समस्या है ना, बुक वाले जो हेल्पलाइन नंबर उधर मैसेज करो, इधर बीच में डिस्टर्ब ना करो कमेंट में, ठीक है। तो देखो भाई पहले नंबर पे जो लड़की आई है उसका नाम है सोनम, ठीक है। 55 मिनट 39 सेकंड में पेपर किया, 83 इसके नंबर है, इसकी कोई गारंटी को नहीं है। पहला नंबर पाई है ओबीसी का, क्योंकि 55 मिनट मेरे साथ, क्योंकि लगभग सभी बच्चे आना है, 1 घंटा तो ऊपर का समय लिया है, तो मे बी और मे नॉट पूरे कोई इसकी गारंटी नहीं है। सेकंड नंबर पर वीबी राजपूत आया है, ठीक है। थर्ड नंबर पर जांगड़ा, फोर्थ नंबर पर ईमानी, पांचवा पर शिवानी, ईमानी शिवानी कॉम्बिनेशन बिठा के आई हैं दोनों, और छठा नंबर पर राहुल सैनी भाई, ठीक है। ये 6 जने आए हैं टॉप बच्चों के अंदर जिनके हरियाणा पुलिस के मॉक के अंदर है, आज का जो मॉक था उसके अंदर जिनके अच्छे नंबर आए, टॉप के 6 बंदे हैं, ठीक है। आप इनका स्कोर भी देख सकते हो, और ये आपका जो मॉक टेस्ट है 0.97 नंबर का एक प्रश्न है, उसके हिसाब से जैसा कि आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का होगा उसी के हिसाब से ये वाला मॉक मैंने आपका स्टार्ट करवाया। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आएगी। अब जो इसके अंदर खास बात थी वो ये थी कि मैक्सिमम बच्चों के जो प्रश्न गलत हुए थे वो आपके या तो एनिमल हस्बेंड्री के प्रश्न गलत हुए हैं, या फिर एग्रीकल्चर के प्रश्न गलत हुए, या फिर बीएनएस वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है। बाकी हरियाणा जीके के अंदर 1 या 2 ही क्वेश्चन मान के चलो आप, मैं 20 क्वेश्चन इसके अंदर मॉक टेस्ट के अंदर डाले थे, तो लगभग समझ लो 2 या 3 क्वेश्चन ही हरियाणा जीके के गलत थे, बाकी 17 क्वेश्चन है हरियाणा जीके के लगभग हर एक साथी के ठीक थे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग भी अपनी तैयारी को बढ़ाओ ताकि आप लोगों के भी आगे एग्जाम के अंदर गलतियां ना हो, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। ओके, तो जैसे भेड़ वाला जीवन काल, गाय में कुल हड्डियां हैं, हरियाणा का पिडमेंट मैदान किन 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच में स्थित है, ये हरियाणा जी के, ये लगभग हर एक बच्चे का गलत था, ठीक है। इसके अलावा 24D क्या है, ये भी एक मतलब कि वो है अगर है कवकनाशक, जो फंगस औषधि मारे अगर है वो वाला फर्टिलाइजर है, वो मतलब कीटनाशक होगा जो करिए कवकनाशक है, ठीक है। ये भी लगभग हर एक बच्चे का गलत था। अगला हम लोग ये हरियाणा के शुद्ध बोए गए क्षेत्र, ये भी लगभग हर एक बच्चे का क्वेश्चन गलत था ये, ठीक है। तो हरियाणा जीके के 3 क्वेश्चन है, बाकी सारे एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के जो कि लगभग एवरेज हर एक बच्चे के गलत थे, ठीक है। बाकी लगभग सभी बच्चों का सही था। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि आप जब भी मॉक टेस्ट लगाओ तो मॉक के अंदर आपको देखना क्या है। पहली चीज तो ये रैंक है, ये रैंक इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों को जो चीज देखनी है वो देखनी है आपको अपना परसेंटाइल स्कोर। अगर मॉक टेस्ट के अंदर आपका जो परसेंटाइल है वो अगर आपका 80% से प्लस आने लग रहा है, चाहे आप कहीं पर मॉक टेस्ट देने लगे, चाहे अपने पास देने लगे या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, तो उस मॉक टेस्ट के अंदर देखना अगर आपका परसेंटाइल 80 प्लस है, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आप सेफ जोन के अंदर हो। हरियाणा पुलिस का जो आपका पेपर होगा उसके अंदर आपकी नौकरी है समझ लो भाई 99% पक्की है,
चीजें समझ में आई या नहीं आई? सिर्फ मैंने क्या बोला, अगर आपके मॉक में 80 परसेंटाइल देखना, ये जो आपके ये नंबर है और ये रैंक है ये मायने नहीं रखते मेरे भाई, ठीक है। परसेंटाइल को देखना, आपसे कहीं पे मॉक देना, ठीक है। तो अब जैसे ये लड़की इस गुड़िया के, ये शिवानी का है ये स्कोर कार्ड 98.14 परसेंटाइल है, तो इसका सिलेक्शन ये समझ लो 99% पक्का है जब भी इसका एग्जाम होगा। ओके, होगी जी क्लियर, वेरी गुड भाई। हाँ क्लास अभी शुरू होगी, इसी के अंदर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे अब करते हैं जो मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं आप ही जो भी आपके ये देखो, तो जो भी साथी है ना भाई, जिसने और भी मॉक टेस्ट लगा के देखना, तो जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही उसके जाओगे फ्री टेस्ट की सीरीज में, ठीक है, लाइव टेस्ट की सीरीज में, उसके ऊपर क्लिक करो तो उधर आपको मॉक टेस्ट दिख जाएंगे, ठीक है, हर संडे को डलेगा फ्री। अब आते क्वेश्चनों के ऊपर आओ, जो कि अभी जैसे आज HCS के प्री के अंदर आए हैं, हो सकता है आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है उसके अंदर आपको देखने को मिले। पहला प्रश्न, हरियाणा क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। कालानुक्रम का मतलब समझो कि कौन सी घटना पहला हुई थी और कौन सी घटना पाछा हुई है, उस सीरीज का मैं तामना जचाने हैं। पहला ऑप्शन आपके पास क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरियाणा का नियंत्रण हस्तांतरित करने के लिए सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी, ठीक है, पहली घटना ही होगी। 80 में जॉर्ज थॉमस के स्वतंत्र राज्य की स्थापना। तीसरी, व्यापगत के सिद्धांत, व्यापगत का सिद्धांत समझ गए होगे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति के तहत अंग्रेजों द्वारा कैथल राज्य का विलय। चौथे नंबर पर आता नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल की लड़ाई। अब इन चारों घटनाओं को आपको सीरीज में जचाना कि पहले नंबर पे कौन सी घटना हुई, दूसरे नंबर पे कौन सी घटना हुई, ठीक है भाई। 100 बार कह दिया, बुका का कोई भी डाउट है तो अपना हेल्पलाइन नंबर पे जाओ और उधर जाया करो, इधर कमेंट ना करो बुकाड़े। ओके, अब देखो इसके हम लोग जचाएंगे कैसे, जचाने वाला सिस्टम देखो। पहली चीज तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में जो करनाल की लड़ाई वो हुई कब थी, आप सभी को पता, 1739 के अंदर क्या है, करनाल का युद्ध हुआ था। हाँ जी हुआ था या नहीं हुआ था जी, बिल्कुल हुआ था, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। जीत्या कौन था जी, नादिर शाह जीत्या था, तो 1739 के अंदर ये हो गया। ओके जी। दूसरा आता आपके पास व्यापगत का सिद्धांत, इसके द्वारा अंग्रेजों ने कैथल के कब मिलाया था, आप याद करो, कैथल का विद्रोह कब हुआ था, कैथल का विद्रोह हुआ था जी साल 1843 के अंदर भाई। तो 1843 के अंदर जो कैथल का राजा था, राजा उदय सिंह भाई, ठीक है, राजा उदय सिंह फैल हो गया था, ठीक है, ये अच्छी तरीका का शासन को नहीं कर पाया, इसका मेल औलाद नहीं थी, तो इस वजह से क्या है, अंग्रेजों ने इसकी सत्ता को हड़प लिया। दूसरे नंबर पर आता 80 में जॉर्ज थॉमस के स्वतंत्र राज्य की स्थापना। जॉर्ज थॉमस कब आया था भाई, तो जॉर्ज थॉमस आप सभी को पता 1797-98 के दौरान है जॉर्ज थॉमस आया था आपका। और जॉर्ज थॉमस ने किसको अपनी राजधानी बनाई थी, 80 को अपनी राजधानी बनाई थी, और वहां पर इसने सिक्का ए साहिब भी शुरू किया था। हाँ जी, ये चीज भी हमको पता है। आगे था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरियाणा का नियंत्रण हस्तांतरित करने के लिए सुरजी अंजन गांव की संधि। सुरजी अंजन गांव की संधि कब हुई थी, साल 1802 और 3 के दौरान, ठीक है। तो सुरजी अंजन गांव की संधि लिखेंगे, साल 1802-3 के दौरान सुरजी अंजन गांव की आपकी संधि हुई थी। इसी संधि के तहत क्या है, हरियाणा पहले किसके हाथ में था, आपका मराठों के हाथ में था, और मराठों ने इसको किसको सौंपा था, अंग्रेजों को सौंपने का काम किया था। ओके जी, चीज हमको पता है। तो अगर हम इसको सीरीज में जचाएंगे तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई है जी, नादिर शाह मोहम्मद शाह यानी करनाल का युद्ध आड़ी हुई है जी, बिल्कुल जी। यानी चौथा नंबर वाला तो पहला नंबर पर आना, ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए, सीधी सी बात है। चौथा का पासा कौन सा होगा, 80 का जॉर्ज थॉमस वाला होगा, 1797-98 वाला, बिल्कुल जी। यानी चौथा पासा दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। ये अभी आज का जो HCS का पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये जो सुरजी अंजन गांव वाला, ये मैंने आपको करवा भी रखा है, ये अपना ऐप की क्लास है, लेक्चर नंबर 68वें नंबर की जो क्लास थी, ये देखो इसके अंदर ये रहा 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि। इसी संधि के तहत क्या है, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध हुआ था, उसके तहत मराठों ने अंग्रेजों को क्या है, हरियाणा सौंप दिया था। सारी चीज, क्योंकि अब की बार जो मैंने बैच के अंदर हरियाणा जीके करवाई है यूट्यूब के ऊपर करवाई, बहुत डीपली करवाई भाई। मैंने आप लोगों को ये पहले ही बताया था, HCS लेवल की सारी चीजें करवा रखी, आप खुद देख सकते हो, बैच की क्लास है, लेक्चर नंबर 68, हरियाणा में अंग्रेजों का अधिकार, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी थोड़ी गहराई से पढ़ना, ताकि पेपर के अंदर कुछ भी आ जाए तो आप उसको इजीली लपेट दो। ए फॉर एप्पल सर, वेरी गुड भाई। सर जी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ भाई, ये पता क्या है, एडमिट कार्ड की समस्या बहुत बच्चों के साथ है। जिसका एडमिट कार्ड निकलने लग रहा है वो पहुंच जाओ, जिसका नहीं निकलने लग रहा है भाई वो एक बार के लिए होल्ड पे हो जाओ, और क्या होता, ठीक है।
ठीक है, इस कमेंट ना मेरे भैया बार बार ना करे यार। प्रियांशु राणा बजा दे गाना, हम भी सुन लेंगे। ईरान से तो भाई जरूरत है भाई धरती की, ईरान से सारी जगह ना पहुंच सके तो भाई धरती का काम को कर चल लगा है। ये तो शरीर की जरूरत है, ईरान से बिना तो देश से कौन चल रहा है। लागे रहे जा रहे कौन सा है वो जिंड्रा के नाम इसका लव यू पूजा नो कौन मेरा पूजा का भाई आ गया, तेरी पूजा सी तैयार देगा। चलो आगे चलते हैं। अगला हमारे पास क्या, ये भी आपका है, आज के पेपर का है। नीचे दो कथन दिए गए, कौन कौन से कथन दिए गए। पहला कथन है रबी फसलों में धान सोयाबीन, ये आपका एग्रीकल्चर का प्रश्न मान के चलो आप, अरहर मक्का और कपास है, जबकि गेहूं चना मटर जैसी फसलें हैं खरीफ की फसल है। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, रै से रबी रै से रगड़, ठीक है। और रगड़ते कब हो आप लोग, जिस सर्दियों के अंदर गर्माहट लाने के लिए हम लोग क्या है रगड़ते हैं, ठीक है। तो रगड़ने से बढ़िया रबी की फसलें, यानी रबी की फसलें तो सर्दियों के अंदर हो जाती है। और सर्दियों के अंदर क्या धान बोते हो, नहीं जी, धान तो गर्मियों के अंदर भी जुलाई के सीजन के अंदर बोएंगे। सोयाबीन अरहर ये उल्टा दे दिए, सारी की सारी फसलें आपकी किसकी हैं, ये सारी की सारी आपकी खरीफ की फसलें जो कि आपकी गर्मियों में बोई जाती है, ठीक है। और गेहूं चना मटर कैसी है, ये आपकी रबी की फसल। तैयारी पहला कथन तो हो गया गलत। दूसरा, सब्जियां और फल हमें विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं और साथ ही अल्प मात्रा में, अल्प का मतलब थोड़ी मात्रा में प्रोटीन और वसा भी, जी बिल्कुल सही है। तो यानी ओनली कथन आपका दो सही है और कथन एक गलत है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होना था। ओके जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कौन सा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, तीन कथन आप लोगों को दे रखे हैं। हरियाणा में राज्य सरकार ब्याज अनुदान प्रदान करती है। अनुदान का मतलब समझते हो, अनुदान का मतलब होता है छूट। हरियाणा के अंदर जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, क्या वो ब्याज के अंदर छूट प्रदान करती है? हाँ जी बिल्कुल करती है किसानों को। अरे जो किसान लोग हैं, अगर उनको कोई भी लोन चाहिए, सब्सिडी चाहिए, तो उस केस के अंदर क्या है, सरकार किसानों को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाती है। जी बिल्कुल, यानी पहला कथन सही है। दूसरा, हरियाणा में सभी प्रकार के बिलों के लिए ई बिलिंग 2018 के अंदर शुरू करी गई थी या नहीं करी गई थी? जी बिल्कुल सही, 2018 के अंदर शुरू करी। इस फैक्ट को आप लोग कॉपी के अंदर लिख लो, ये मेरे हिसाब से हरियाणा के अंदर किसी ने नहीं करवाया हुआ, ई बिलिंग 2018 के अंदर शुरू हुई थी। इसको लिख लो, हो सकता है आपके हरियाणा पुलिस के अंदर आ जाए भाई, क्योंकि जब हुआ ये चीज तारा हरियाणा जो सीट था परी, उसका मैं आई थी, इसका मैं क्यों को नहीं आ सकती, मानो बात यह। अगला, हरियाणा के लिए फसल ऋण यानी फसलों के लिए जो लोन लिया जाता है पर ब्याज की प्रभावी दर 0% बिल्कुल सही है। अगर आप फसलों के ऊपर लोन लेते हो, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चरल लोन लेते हो, तो उसके ऊपर आपका ब्याज कितना 0% है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों कथन आपके सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई? सर जी गजेंद्र गांजा पी के आ रहा है अजय भाई, पढ़ लेना है तम यार, पढ़ाई पे ध्यान, वो फालतू की बात तम घना ध्यान रहा है। वो परी की बात अलग थी मेरे भैया, ठीक है, मेन से थोड़ा सीरियस हो लो, आगा सरकारी नौकरी मिलनी है। इमे गांजा पांजा छोड़ दो मेरे भाई, सूखे नशे छोड़ दो और सस्ते नशे भी छोड़ दो। सस्ते नशे मतलब समझो, कई जने ना पाद सूंघण में भी बहुत स्वाद आया अगर है, वो भी नशा है एक डालेगा, ये छोड़ दो भाई। ये नशे धरती मार डालेंगे। पेट्रोल सूंघ लिया, मोटरसाइकिल का धुआं सूंघ लिया, कोई पैदल मार दिया ना वो सूंघ लिया, नशे हो गए नशे। पढ़ लिया करो यार। आगे चलते अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तीन कथन दे रखे हैं। हरियाणा ने साल 2008-9 वित्तीय वर्ष में लैंगिक बजट की शुरुआत करी थी या नहीं करी थी? जी बिल्कुल सी, 2008-9 के अंदर जो बजट आया था उसके अंदर लैंगिक बजट का मतलब होगा स्पेशल महिलाओं के लिए अलग से बजट निकाल लिया था, ठीक है, और स्पेशल बच्चों के लिए अलग से बजट निकाला था, लैंगिक बजट, जो कि साल 2008-9 के अंदर आया था। दूसरा, वृद्धावस्था समान भत्ता योजना केंद्र सरकार की 100% सहायता से हरियाणा द्वारा चलाई जाती है। यानी जो अपनी बुढ़ापा पेंशन मिला ना, वर्तमान में कितनी मिला है? 3200 रुपये कर दिए भाई। इस चीज ना ध्यान में रखना, पूछ सकता है हरियाणा में वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन कितनी मिलती, तो वर्तमान में 3200 रुपये मिलती, पहला 3000 मिला कर दी, ठीक है जी। तो जो वृद्धावस्था जो सम्मान भत्ता योजना ना, क्या इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार की 100% सहायता मतलब आप लेवा है या नहीं लेते? तो केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं है बुढ़ापा पेंशन के अंदर, ये हरियाणा सरकार की योजना है, तो दूसरा कथन हो जाएगा हमारा गलत। तीसरा, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2025-26 के लिए राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इस क्वेश्चन के अंदर भाई डाउट है। डाउट क्यों है? क्योंकि हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय का मतलब समझो, यानी हरियाणा का में जितने लोग रहे हैं, जैसे मान लिया हरियाणा का में 10 जने रहे हैं, 1 2 3 4 मान लिया 6 जने रहे हैं, इन 6 के 6 जने की जो इनकम है ना, हर एक व्यक्ति की इनकम है, जो हमारे देश की टोटल एवरेज इनकम है ना, औसत इनकम, उसका फालतू है अपने 6 के 6 जने की इनकम, ठीक
ठीक है, नू कवा है ये बात, और यह बात सच्ची भी है, अखबार के अंदर भी डाटा आया था, ये मैंने गूगल के ऊपर भी सर्च कराया, तो ये कथन भी सही है, लेकिन ऑप्शन के अंदर कहीं पर भी ये नहीं दे रखा 1 और 3 कथन। तो ऐसे केस के अंदर या तो आप केवल 1 पे क्लिक करो, ठीक है, 2008-9 वित्तीय वर्ष, ठीक है, और या फिर आप इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो, भाई इसके अंदर आपका सी भी करेक्ट होगा, सभी तीनों तो आएगा नहीं क्योंकि बी वाला गलत है, ठीक है। तो ये भाई पेपर के अंदर इन्होंने मे भी क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सर जी आप बहुत बेसुरे हो। अच्छा, तना बड़ा सुरस है। पिज्जा खाऊंगी, पिज्जा खाई मुंह पुंजना को नहीं आवे। पिज्जा मुझे लग गया, ले सूट प्रिंट है कि पिंच दूंगी। अरे नैपकिन हो है या सुर सिखाओगी मन। आप सुगले हो, तय कौन सुगली है। देखो सच्ची बात है, मन देखी पिज्जा खाएगी, पिज्जा खाएगी वो थोड़ी लाइक जाए ना सूट प्रिंट है लाइक जाए पूंजण। अरे मारा तीनों तो देख ले कड़े बैठी रेस्टोरेंट में, कड़े बैठी उन्होंने नैपकिन दे रहे, नैपकिन पूंजण खतरे है। अगला देखिए 2 कथन दिए गए हैं भाई। उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग हरियाणा 4 गैर जीएसटी वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं की बिक्री पर वैट लगाता है। ये क्या प्रश्न दिया गया आप समझो। जो अपने पास जो जीएसटी लगा ना हरियाणा का, मैं उसकी कंट्रोल कौन करे अगर है? उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग, ठीक है। यो जो विभाग हरियाणा का, यो 4 गैर जीएसटी वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं की बिक्री पर वैट लगाता है। इसका मतलब क्या हो गया आपको समझाता हूं। वैट भी एक तरीके का टैक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। वैट क्या है हमारा? वैल्यू एडिड टैक्स है भाई, वैल्यू एडिड टैक्स। ओके जी, चीज हमारे समझ में आएगी। और 4 गैर जीएसटी वस्तुएं कौन सी हैं? ये कथन हमारा वैसे गलत है क्योंकि इसके अंदर 5 गैर जीएसटी वस्तुएं, 5 गैर जीएसटी वस्तु का मतलब 5 ऐसी वस्तुएं जिसके अंदर हरियाणा सरकार है अपनी तरफ से कोई भी टैक्स नहीं लगाती, ठीक है। ये कौन कौन सी हैं जी? हमारे पास जैसे कच्चा तेल हो गया, ठीक है, कच्चे तेल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है जो भी आपका जीएसटी वगैरह या वैट वगैरह जो भी लगता है। ओके जी। पेट्रोल हो गया तुम्हारा, ठीक है, डीजल हो गया, इनके ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार लगाती है, हरियाणा सरकार अलग से इनके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती मेरे भाई। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, ठीक है। विमान ईंधन हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस होगी। तो यानी ओनली कथन, मतलब ये वाला कथन तो हो गया हमारा गलत। 4 नहीं 5 गैर जीएसटी वस्तुओं को छोड़कर आएगा, ठीक है। ये 5 वस्तु होगी ना आपकी, 4 नहीं आना था। दूसरा, शराब पर उत्पाद शुल्क संग्रह हरियाणा में राज्य सरकार के लिए राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अपना जो हरियाणा की मेन कमाई का सोर्स क्या है? शराबे तो है, शराब बेचो नरी पियाओ के बिगड़ा है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन यही मेन इनकम का साधन, यानी कथन नंबर 1 है वो आपका गलत और कथन नंबर 2 आपका सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगला चलते हैं हम लोग। हरियाणा की परिवार पहचान पत्र पीपीपी सेम इस हाई प्रश्न धारा सीईटी प्रीमा आया था, कौन आया था? 26 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर बताओ। हरियाणा की परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी की बात होने लगी। योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न पूछा है। यह हरियाणा में रहने वाले प्रत्येक परिवार के लिए 8 अंकों की विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक आईडी बनाने के लिए अनिवार्य कर। सेम टू सेम डिट्टो सीईटी प्री का मैं था कथन बिल्कुल सही है। 8 अंक की अल्फा न्यूमेरिक का मतलब समझो, यानी जिसका में ABCD भी होगा और 1 2 3 भी होगा, ठीक है। पीपीपी के माध्यम से प्राप्त डाटा हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम 2021 के तहत कानूनी रूप से संरक्षित है, जो हरियाणा ट्रस्ट आधारित पठन प्राधिकरण को डाटा संरक्षक के रूप में नामित किया। बिल्कुल भाई, जो पीपीपी के तहत जो भी डाटा है वो सारा हरियाणा सरकार के पास रहता, कोई उसको चुरा नहीं सकता। यानी आपका क्या, दोनों के दोनों कथन आपके सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेम टू सेम प्रश्न आपका सीईटी प्री के अंदर भी आया था। ओके जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कितने जीआई, जो जीआई टैग सुने होंगे आप लोगों ने बहुत बार, कितने जीआई टैग आधिकारिक रूप से, विशेष रूप से, संयुक्त रूप से हरियाणा राज्य के साथ जुड़े हैं? अच्छा प्रश्न है और इसको इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आपको नॉर्मल कोई भी अध्यापक गण या फिर जिसके अंदर मैं भी सुमारो हरियाणा जी के करवाता हो तो उसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं करवाता कोई भी, ठीक है। तो जीआई टैग हरियाणा के अंदर किस किस क्षेत्र को मिले हुए ये प्रश्न आपसे पूछे गए। तो जैसे फुलकारी, इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, आधिकारिक रूप से केवल हरियाणा का हो या फिर विशेष रूप से या फिर संयुक्त रूप से। संयुक्त का मतलब जैसे 3-4 राज्य एक के जीआई टैग मिल रहा हो, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझ के करना भाई। जैसे फुलकारी है, फुलकारी का जो जीआई टैग वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन तीनों राज्यों को क्या भाई फुलकारी का जीआई टैग मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, फुलकारी आ जाए तो इन तीनों राज्यों को इसके नाम का जीआई टैग मिल रहा है। ओके जी। बासमती चावल की बात करें तो टोटल 7 राज्य हैं जिनको बासमती चावल का जीआई टैग मिला हुआ है। सिंपल सी बात, एक तो हरियाणा हो गया, एक पंजाब हो गया,
एक आपका उत्तराखंड हो गया, एक आपका यूपी हो गया, यानी जो भी हरियाणा के पड़ोसी हैं, एक आपका राजस्थान हो गया, कितने हो गए 3 2 5 हो गए। राजस्थान के अलावा और कौन कौन सा हो जाएगा आप लोगों का बताओ? उत्तराखंड भी हो गया, यूपी हो गया, एक जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर भी, ठीक है, दिल्ली भी हो गया, दिल्ली भी इसी के अंदर शुमार होगा। कितने हो गए कि 6, 3 3 6 और 7 हो गए, ठीक है। तो ये 7 हैं भाई, इनके अंदर क्या आपका जो बासमती चावल इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ओके जी। सिरसा का किन्नो नहीं, किन्नू होता है भाई, किन्नू है सिरसा के अंदर फेमस है, लेकिन इसको जीआई टैग नहीं मिला हो तो इसको काटो। रोहतक के अंदर रेवड़ी है, फेमस है, लेकिन इसको जीआई टैग नहीं मिला तो इसको भी काटो। यानी केवल 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। यही पूछा था कितनों को है जीआई टैग मिला हुआ हरियाणा के अंदर, तो केवल 2, पहला और दूसरा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, चले आगे चलो भाई। सूची 1 और 2 को मिलाना है तो बिल्कुल आसान है। गोरखपुर वाला ये तो सीटी प्री के अंदर भी आया था। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर जो गोरखपुर नाम की जगह है उड़ा है। ओके जी, इस चीज का तो हमको ज्ञान है, ठीक है भाई, इतना ज्ञान है तो कहां पर हमें फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। कितने मेगावाट की? 2800 मेगावाट की परियोजना है। और कितने चक्के इसके अंदर? 700 मेगावाट के 4 चक्के हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां पर देखने को मिलती है? हिसार के अंदर है जी, खेदड़ के अंदर। खेदड़ के अंदर सुना होगा, खेदड़ कहां पर पड़ता है? बरवाड़ा के अंदर। हिसार के अंदर जो बरवाड़ा, वहां पर हमको देखने को मिलता है। कितने मेगावाट की परियोजना है ये वाली? ये राजीव गांधी वाली 1200 मेगावाट की है। 600 मेगावाट के 2 चक्के हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है जी। अगला आता महात्मा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? महात्मा गांधी वाली कहां पर? महात्मा गांधी ने क्या हमारे देश के हालात जर्जर यानी कि खराब होने से बचाए थे, यानी झज्जर के अंदर हो गए। झज्जर के अंदर अगर एग्जैक्ट जगह पूछ ले तो खानपुर खुर्द, वहां पर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, लिखेंगे महात्मा गांधी वाली झज्जर के अंदर आ गई, ठीक है। दीन बंधु छोटू राम पूछ ले हुए तो छोटू राम तापीय एक ही बच गया आपका, यमुनानगर के अंदर आ गई। ये दोनों कितने कितने मेगावाट के? तो महात्मा गांधी वाला कितना का आपका? महात्मा गांधी वाला 1320 मेगावाट का। कितना का? 1320 मेगावाट का। और इसके अंदर आपको कितने कितने के 2 चक्के देखने को मिलेंगे? तो इसके अंदर हमको 660 वाट के 2 चक्के हमको देखने को मिलते हैं। 660 के 2 चक्के। ओके जी। और आपसे पूछ ले दीन बंधु छोटू राम वाला, ये आपको कहां पर? यमुनानगर के अंदर। कैसे रखोगे? यमुना के अंदर क्या है भाई? यमुना को आप छोटी मत समझो, यानी दीनबंधु छोटू राम आपको समझ गए होंगे, रोहतक जिले से बिलोंग करते थे, ठीक है। परिवार रीचपाल असली नाम था, परिवार में सबसे छोटे थे, इस वजह से लोग इनको छोटू बोलते थे, ठीक है। लेकिन छोटे हुए तो क्या हुए, काम बड़े किए। इतिहास के अंदर आज भी नाम दर्ज है। तुम इतने लंबे हो 6 फुट के, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया जी, बस रील देख के टाइम पास किया जीवन के अंदर, ठीक है। थोड़ा बहुत दोनों हाथों का प्रयोग करे बस, और कुछ नहीं किया जी। धरती पे बोझ है जी हम तो, वो तो बेरा है बोझ हो, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। चले आगे। हाँ, दीनबंधु छोटू राम वाली बोले, छोटू राम की छोटी परियोजना होगी, 600 मेगावाट की है। 300 के 2 चक्के हैं भाई। 300 मेगावाट के कितने? 2 चक्के हमको देखने मिलते हैं। यानी पहले वाला सी से कनेक्ट, दूसरे वाला बी से कनेक्ट। पहले वाला सी से, दूसरे वाला बी से। और कोई सा है? और कोई सा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ओके जी, आगे चलते। अगला प्रश्न देखो क्या है। हरियाणा के निम्नलिखित पारंपरिक लोक मेलों को हिंदू पंचांग के महीनों के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें जो आमतौर पर चैत्र में मनाए जाते। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखो क्या प्रश्न दे रखा है भाई। ये मेले हैं, ये आपके हिंदू कैलेंडर उसके अनुसार आपको सेट करने हैं। देखो, मसानी मेला आप सभी को पता है, गुरुग्राम के अंदर शीतला माता का मंदिर है, जो कि गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी होया कर दी, ठीक है। शरीर के ऊपर कोई भी मत्स्य हो उनका इलाज होया करता। हाँ जी बिल्कुल, कोई चीज समझ में आई या नहीं आई जी? बिल्कुल सही है। कौन से महीने के अंदर सेलिब्रेट होता? चैत्र महीने के अंदर। चैत्र का महीना कौन सा होता जी? मार्च अप्रैल का जो महीना होता है उसको हम लोग चैत्र का महीना बोलते हैं, ठीक है। तो इस महीने के अंदर कोई कैसे याद रखो? याद रखने की ट्रिक है, माँ से बन गया माँ, ठीक है। माँ का क्या तुम अपना चित्र संजो के रखते हो, अपनी माँ का चित्र, ठीक है। तो यानी पहले नंबर पर आ गया हमारे पास मसानी मेला, यानी पहले नंबर पर सीरीज के हिसाब से ये वाले आएंगे, यानी ये 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट कट गए। दूसरा आता कपाल मोचन मेला। कपाल मोचन मेला आपका कहां पर सेलिब्रेट होता है बताओ? वेरी गुड, यमुनानगर, शाबाश। ये तो दे ही रखे है, इसी के अंदर तो है। कपाल मोचन मेला कहां पर आपका? यमुनानगर के अंदर सेलिब्रेट होता है। और ये मेला किस महीने के अंदर? कार्तिक के महीने के अंदर आपका सेलिब्रेट होता है। कार्तिक के मैंने ट्रिक बताई थी, कारतक,
ठीक है भाई, दशहरा पर दिवाली पे इतने तकड़े बम बजाओ कि हम लोग कार तक भी नहीं जा पाते। ठीक है, यानी दशहरा और दिवाली किस महीने में आता है? अक्टूबर नवंबर, यानी सीधी सी बात है अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है। ओके जी। गुग्गा नवमी मेला सबको पता है, गुग्गा नवमी आपका कब सेलिब्रेट होता है? पता होगा सबको, अगस्त सितंबर का महीना का अगर गुग्गा नवमी, ठीक है, भाद्रपद का महीना बोल दें उसकी, कौन सा? भाद्रपद का महीना, जो कि हमारे पास कब आता है जी? अगस्त सितंबर के महीने के अंदर आता है। बिल्कुल सही बात है। अगला आता है फल्गु मेला फरड़गांव। फल्गु मेला फरड़गांव के अंदर हर साल पूछा जाता है। कैथल के अंदर, ये तो मल्टीपल टाइम इसको पक्का याद रखना, फरड़गांव कैथल के अंदर आपका फल्गु का मेला सेलिब्रेट होता है। ये कौन से महीने के अंदर? ये जून जुलाई का जो महीना, अगर जुलाई का मेनली जुलाई का मान के चलो सोमवती अमावस्या वाले दिन, ठीक है, उस दिन ये आपका सेलिब्रेट, नहीं जुलाई वाले नहीं, सितंबर अक्टूबर में होता है, सॉरी सितंबर अक्टूबर में होता है भाई ये, ठीक है, सोमवती अमावस्या को, जून जुलाई में नहीं होता। सोमवती अमावस्या को क्या है, सितंबर के महीने के अंदर सेलिब्रेट होता है। ओके जी, चीज इसमें अब इसको सीरीज के हिसाब से जाना है। पहले नंबर पे मार्च अप्रैल होगा, मार्च अप्रैल पाछा कौन सा महीना होगा? अगस्त सितंबर, यानी तीसरा वाला होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। पहला, तीसरा, फिर आओगा आपके पास सितंबर अक्टूबर यानी चौथा, और फिर दूसरा नंबर वाले ने कार्तिक वाला, अक्टूबर नवंबर, ये वाला। ठीक है, ये सीरीज 30 टाइप के प्रश्न भी आ रहे थे, और ये सेम प्रश्न जुगर तारा सीईटी प्री का में आए थे, नुए तामना भी दिखेंगे। फिर रोग आंखा में गुट्ठे दे दे, नहीं डेली नहीं होती भाई, हर संडे को, आज से स्टार्ट करें। सर मेरी फ्रेंड के पास आपका बैच है, फिर भी वो पढ़ती नहीं है, उसको बोल दो पढ़ने के लिए। भाई मेरा कहना धक्के होगा, जिद धक्के खाओगे इबे कौन मेरा पार्ट है दामना, जब थोड़े बड़े हो गए ना, जिद नो समझ लो 23-24 साल की उम्र होगी, 25 साल की उम्र होगी, जब तारा गेल के सारे जने नौकरी लाग जाओगे, ताम बेरोजगार हंड हो गए, ठीक है, 5-5 रुपये ब्याह हो गया बाय चांस, सारा गलती तो वैसे तो हुए कौन, गलती तो हो भी क्या, किसी की छोरी के प्रेम ही बात हमने रचाया भी लिया, ठीक है, फिर पाछा वह बहू नु कहोगी, ए जी सुनते हो हमको लिपस्टिक चाहिए। सर जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो हमको? अरे तो बिहार से आएगी ना, ऐसे थोड़ी ना आएगी, हमको लिपस्टिक चाहिए वाह। फिर तुम कहोगे लिपस्टिक, तुम लिपस्टिक का क्या करोगी? तो ये होठ लालिमा, होठों पे लालिमा कैसे लाऊं? फिर तुम जाओगे पिताजी पिताजी बोड़िया को लिपस्टिक चाहिए है, क्या करूं? पिताजी बोलेंगे बेटा तूने तो जो करना था वो कर लिया, अब तेरे हाथ में कुछ भी नहीं करने का, अब तो मुझे ही करना पड़ेगा हैं। फिर पिताजी को मजबूरन देने पड़ेंगे तुमको रुपए, और तुम्हें शर्म आएगी नहीं। पिताजी से तुम मांगोगे, पिताजी बोड़िया की लिपस्टिक के लिए देना 50 रुपये, 50 में तो कोई लिपस्टिक भी नहीं आती, 500 से कम तो लिपस्टिक भूल जाओ हैं। तो इस शर्म लिहाज में पढ़ लो मेरे भाई, मानो मेरी बात। और डार्लिंग हांडगी फिर नुए कोई ना लिपस्टिक लत्ते दुआनिया भी कौन पाओगा, उसना तो पाए जाएंगे, तार पर नहीं दुआएगा और कितने ब्याह कर लेगी उससे तो केवरा मेरे पर कौन पाए दुआनिया। अगर देखो भाई सूची 1 को सूची 2 में मिलाना भाई, पत्र पत्रिकाओं के। सर छोटू राम कड़ा के थे, रोहतक के थे भाई, ठीक है, रीचपाल इनका नाम था, ठीक है। छोटू राम ने कौन सा जाट गजट न्यूज़पेपर निकाला था? कड़ा का जाट गजट है कि बी नंबर पाया गया। पंडित नेकीराम शर्मा ने हम लोग समाज के अंदर कैसा संदेश देते हैं? मुझे ही करना। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेकीराम याद करो, हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, और नेकीराम शर्मा क्या है? नेक संदेश देते हैं। बिल्कुल सी भिवानी से स्टार्ट करा था। लाला मुरलीधर ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने राय बहादुर की उपाधि, वो भी इनको मिली थी, राय बहादुर की उपाधि भी इन्होंने धारण करी थी। इनके द्वारा कौन से न्यूज़पेपर निकाला गया था? लाला मुरलीधर के द्वारा। लाला जी क्या बोले थे? भाई मुंह का मैं है ना विमल धर रहा हूं, खैर कौन तारी? खैर संदेश, ऑप्शन नंबर डी। श्री राम शर्मा एक बच गया, हरियाणा तिलक, ठीक है, हरियाणा के अंदर प्रभु श्री राम के नाम का तिलक लगता है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि क्या आएगा? पहले का बी दूसरे का ए, पहले का बी दूसरे का ए, बाकी सारे गलत। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न हमारे पास 2 आपको कथन दिए गए, कौन सा सही है आपको बताना है। हरियाणा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में एक केंद्रीकृत नेतृत्व का अभाव था, जिससे एक एकीकृत सैन्य अभियान के बजाय खंडित आदिवासी और स्थानीय किसान विद्रोह। बिल्कुल सी, ये मैंने आपको क्लास के अंदर भी करवा रखा है कि भाई हमारी 1857 की क्रांति फैल किस लिए हुई थी? क्योंकि हमको क्या है, एक लीडरशिप नहीं मिली प्रॉपर। अगर हमको एक प्रॉपर लीडरशिप मिलती, मानो हो भाई एक मतलब सारे जने अगर इकट्ठे होकर चाल दे, तो अपने 1857 की क्रांति फैल को नहीं होती, अपना देश उस टाइम स्वतंत्र हो लेता,
ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर लीडरशिप नहीं मिली, हर एक जना अपना पासा था दादा बन रहा था, तो क्रांति दब गई। यह कथन बिल्कुल सही। दूसरा, इसका कारण क्या है? विद्रोह शुरू होने से पहले झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान की रणनीतिक हत्या ने हरियाणा के विद्रोहियों से, नहीं, ये कथन गलत है। अब्दुल रहमान खान की कोई ऐसी हत्या नहीं करी गई थी, इन्होंने प्रॉपर विद्रोह की लीडरशिप करी थी विद्रोह शुरू होने से पहले, नहीं, यहीं से कथन गलत हो गया भाई। ठीक है, इन्होंने प्रॉपर विद्रोह की लीडरशिप करी थी, बाद में अंग्रेजों ने इनको फांसी पे लटकाया था दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ओनली कथन नंबर आपका ए सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, ये कथन बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ए और आर नहीं, आर तो सही है ही नहीं ना, तो ए सही है लेकिन आर गलत। हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, ऐसे आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नदियों के बारे में पूछ रखा है, हरियाणा की नदी अपवन तंत्र के बारे में कथन आपको बताने। मारकंडा नदी एक अल्पकालिक धारा है, राज्य में प्रवेश करने के बाद अपना नाम बदलकर अरुणा। ठीक है, मारा ना भाई, थोड़ी सी तो करुणा कर, थोड़ी सी तो दया कर, करवाया था जी, बिल्कुल सही है। दूसरा, साहिबी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, साहब ऐसे नहीं है फ्रॉड करके, बहुत मेवे मतलब बहुत मेहनत करके मेवा मिला है ये। ठीक है, साहिबी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। और यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी, यहां पर कथन गलत हो जाए, साहिबी नदी यमुना की सहायक नदी करता होगी भाई, साहिबी तो डरना सब का नाला का मजा ही खत्म हो जाए। ठीक है, जो कि ओखला के पास इसमें मिलती है, गलत हो गया, ये आपकी यमुना में नहीं मिलती। तांगरी नदी मारकंडा नदी की एक सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। दृष्टद्वती नदी को आमतौर पर आधुनिक चोटांग नदी प्रणाली के रूप में पहचानी जाती है, बिल्कुल सही। दृष्टद्वती को चेतांग नदी भी हम लोग बोल देते हैं, यानी कि केवल 3 कथन इसमें सही हैं, आपका दूसरा कथन नहीं आपका इसके अंदर गलत हो जाए। ध्यान से देख लो इन प्रश्नों को, दिखेंगे तुमको मेंस के अंदर, फिर रोगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के बांगर क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन है? बांगर क्षेत्र कौन सा है? बांगर क्षेत्र जो कि हमारा पश्चिमी एरिया हरियाणा का, पश्चिमी एरिया के अंदर सिरसा हो गया, हिसार हो गया, भिवानी हो गया, यानी जो थोड़ा रेतीला थोड़ा मिक्स वाला एरिया है। खादर एरिया कौन सा है? जो सी पूरी उपजाऊ भूमि यमुना की जो माटी गायदारी है, ठीक, उपजाऊ मिट्टी, वो वाला खादर एरिया है। वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? अपना यमुना नगर साइड का एरिया हो गया, जींद साइड का एरिया, उस तरफ हमें खादर क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, पूर्वी जिलों में यमुना नदी से बने बाढ़ के मैदान, ये तो खादर क्षेत्र हो गया एक तरीके से। ठीक है, भारी शरण वाली अवनलिका वाली भूमि, विशेष रूप से शिवालिक, ये भी नहीं आएगा। राजस्थानी सीमा के साथ शुष्क रेतीले उच्च भूमि क्षेत्र जहां रेत के टीले स्थानांतरित होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर क्षेत्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई ये थे आपके जो HCS का जो एग्जाम था उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को करवा दिए, साथ में मैंने आपको मॉक टेस्ट का बता दिया वर्णन। ठीक है, आप लोग भी मॉक टेस्ट को जरूर लगा के देखा करो, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करा करो कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर कितना टाइम लिया। ठीक है, और मेरे किसी दोस्त ने कितना समय लिया। ठीक है, आप पसरी में जैसे 2-2 3-3 दोस्त मिलकर मॉक लगाया करो। ठीक है, और हर संडे को मॉक लगाओ, तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। हरियाणा जीके के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन में इस मॉक के अंदर डालता हूं। ठीक है, और भी पूरा मॉक आपको एक अच्छे लेवल का देखने को मिलता है, बच्चों की पांखड़ियां फट जाती है मॉक के अंदर, मजाक की बात नहीं है। ठीक है, मजाक सेट के, तो आप मॉक जरूर लगाया करो। पिछले संडे को भी एक हुआ था, इस संडे को भी एक मॉक हुआ है। ठीक है, अगले संडे को भी एक मॉक होगा, पेपर तक ये समझ लो, हर संडे को एक फ्री मॉक मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और इस संडे को तो मैंने सिर्फ HCS वाली करवाई थी, अगले संडे से मैं जो भी मैं मॉक के अंदर हरियाणा जीके दूंगा, उस हरियाणा जीके का रात को 8 बजे आप एनालिसिस करा कराएंगे अब हर संडे। ठीक है, जो भी मॉक के अंदर सिर्फ हरियाणा जीके और एनिमल हस्बेंड्री होगी। ठीक है, कैसा सिस्टम लगे, कैसे हरियाणा जीके के प्रश्न लगे या मॉक का एनालिसिस, ये चीज आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना। और ये सिस्टम अपना कैसा है हर संडे को मॉक वाला, ठीक है, आप लोग ऐप के अंदर जाके फ्री में लगा सकते हो, कोई आपको करने की जरूरत नहीं पैसे खर्च करने की। तो कमेंट करके जरूर बता देना। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद, लड़ा लोग खा जाओ फटाफट।